आज की कहानी है भूता कोला। भाविका और हेमंत बेंगलोर की एक आईटी कंपनी में काम करते थे। वो रहने वाले मुंबई के थे, लेकिन बहुत साल पहले उनका परिवार बेंगलोर में आकर शिफ्ट हो गया था। उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे। उनकी कंपनी में एक और जोड़ा काम करता था जो उनका बहुत अच्छा दोस्त था, जो कि कर्नाटक के ही तुलुनाडु डिस्ट्रिक्ट से आता था। स्वामी की बीवी रागिनी के पिता एक संपन्न परिवार से थे और वो भूता कोला जैसे रिचुअल में विश्वास रखते थे। हर साल ये परंपरा त्योहार की तरह उनके परिवार में मनाई जाती थी। जो भी शरीर पंजूरी देव के लिए सुनिश्चित किया जाता था, उस व्यक्ति की पीढ़ियों से यही परंपरा निभाई जा रही थी। यानी कि उसके पिता, उससे पहले उसके दादा और उससे दादा से पहले उसके परदादा। रागिनी के पिता ने उसे कॉल करके गांव में इस परंपरा के बारे में और गांव आने के लिए कहा। रागिनी और स्वामी ऑफिस के रेस्टोरेंट में इसी विषय में बातें कर रहे थे। तभी वहां भाविका और हेमंत भी आ गए। इसी बातचीत के बीच भूता कोला की बातें चल पड़ी। भाविका को इन सब चीज़ों को जानने का, देखने का बहुत एक्साइटमेंट था और वो ये सब अपनी आंखों से खुद देखना चाहती थी। उसने रागनी से अपने दिल की बात कही कि वो भी उसके गांव जाकर ये सब देखना चाहती है। रागनी ने पहले तो मना किया, क्योंकि ये उनका सामाजिक कार्यक्रम था, तो वो वहां पर किसी को ले जाना सही नहीं समझ रही थी। लेकिन स्वामी के समझाने पर वो मान गई। नियत दिन वो सभी रागनी के घर पहुंच गए। ये रिचुअल शाम के 7 साढ़े 7 के आसपास शुरू होने वाला था। भाविका की दोपहर में ही आंख लगी, लेकिन वो इतना एक्साइटेड थी कि उसके सपनों में भी पंजूरी देव और गुलिका देव ही आ रहे थे। शाम को वो वहां पहुंच गए। भूता कोला का कार्यक्रम शुरू हुआ और कुछ ही देर में ये नृत्य काफी अच्छे स्तर पर और हैवी लेवल पर होने लगा। अचानक वो व्यक्ति जिसमें पंजूरी देव आए थे, वो भाविका के पास आकर खड़े हो गए और उसे घूर घूर कर देखने लगे। बहुत देर तक उसे घूरने के बाद वो भाविका के सामने बहुत तेज चिल्लाए। सभी लोग ये देखकर दंग रह गए कि भाविका तो इस गांव में पहली बार आई है और पंजूरी देव ने इस तरह इसके सामने क्यों चिल्लाया। भाविका के भी होश गुम हो चुके थे। पंजूरी देव बोले, यहाँ से चली जाओ। तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ आओगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? इतना कहते ही भाविका तो वहीं बेहोश हो गई। वो सभी लोग ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान थे। कुछ देर बाद भाविका को होश आया तो उसने बताया कि उसके पिता बेंगलोर के एक जाने माने बिल्डर थे, जो तुलुनाडु में एक फार्म हाउस बनाना चाहते थे। उन्होंने भाविका को जमीन देखने के लिए ही भेजा था। उन बाप बेटी को भूता कोला कोई खास नहीं लगा। उन्हें लगता था कि पंजूरी देव उनका क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा पड़ गया। भाविका स्वामी और रागिनी को बेवकूफ़ बनाकर यहाँ का जायजा लेने आई थी, लेकिन उसी रात उसे उल्टे पांव भागना पड़ा। आज की कहानी है हॉरिबल हॉस्पिटल। शाइनी, दिव्यम और कविता कॉलेज टूर पर पहाड़ों पर घूमने गए। वो सभी कॉलेज की टूरिस्ट बस से गाते गुनगुनाते चले जा रहे थे। रात के करीब 12 बजे बस एक ढाबे पे खाने के लिए रुकी। सभी लोग बस से उतर गए और कुछ न कुछ ऑर्डर करने में लग गए। शाइनी ने कविता से कहा कि आगे का सफर वो कैसे तय करेगी, तो कविता ने शाइनी से पूछा, क्यों, ऐसा क्या हुआ? शाइनी बोली, मुझे बस में बहुत उल्टी आती है और चक्कर भी। कविता बोली, एक काम कर, तू दवाई ले ले। लेकिन अफसोस, वहां दूर दूर तक कोई मेडिकल स्टोर दिखाई नहीं दिया। कविता ने शाइनी से कहा, तू घर से दवा लेकर क्यों नहीं आई? ढाबा भी बड़े पुराने जमाने का लग रहा था और वहां इक्का दुक्का ही लोग दिखाई दे रहे थे। उन्होंने ढाबे के मालिक से मेडिकल स्टोर के बारे में पूछा, तो उसने कहा कि यहाँ कोई मेडिकल स्टोर नहीं है, लेकिन नीचे कुछ दूरी पर एक छोटा सा पुराना हॉस्पिटल है, वहां पता कर लीजिए। हमने रत्ना मैडम से ये सारी बात बताई, तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने दिव्यम को हमारे साथ भेजा और जल्दी आने के लिए कहा। हम करीब थोड़ा नीचे गए ही थे
तो वहाँ हमें एक छोटा सा हॉस्पिटल दिखाई दिया। वहाँ बाहर एक लाइट जल रही थी। हम अंदर चले गए तो वहाँ पर रिसेप्शन पर कोई नहीं था। अचानक हमें लगा कि हमारे पीछे से कोई बहुत तेजी से दौड़ कर निकला। जैसे ही हम पीछे देखने के लिए मुड़े, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन रिसेप्शन की तरफ मुड़ते ही वहाँ एक बेहद खूबसूरत सी लड़की आकर बैठ गई। उसने बड़े सख्त लहजे में कहा, क्या काम है? हम सोच में पड़ गए। यहाँ तो कोई नहीं था, ये कहाँ से इतनी जल्दी आ गई? हमने उसे आने की वजह बताई तो उसने कुछ नहीं कहा और फार्मेसी की तरफ हाथ का इशारा कर दिया। वो लोग डरते डराते फार्मेसी की तरफ बढ़े। तभी दिव्यम का ध्यान अपने फोन पर गया। उसने देखा फोन में तो नेटवर्क था ही नहीं। उसे काटो तो अब खून भी नहीं। अचानक शाइनी की नजर फार्मेसी पे लगे शीशे पे गई। रिसेप्शन पर बैठी हुई लड़की किसी खूनी चुड़ैल और भूतनी से कम नहीं लग रही थी। उसने कविता और दिव्यम को इशारा किया। उन तीनों की अब पूरी तरह से घिघी बन गई। फार्मेसी पे बैठे आदमी ने जैसे ही गर्दन ऊपर उठाई, तीनों एक साथ चीखे। उस आदमी की तो आंखें ही नहीं थी। उसे देखते ही वो तीनों वापस मेन गेट की तरफ भागे, लेकिन मेन गेट उनके सामने तेजी से बंद हो गया। उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो रही थी। जंगल में सर्दियों के मौसम में ठंड बहुत ज़्यादा और जल्दी बढ़ जाती है। इस भयंकर ठंड में तीनों को पसीने आ रहे थे। रिसेप्शन वाली लड़की और वो फार्मेसी वाला लड़का दोनों गायब हो चुके थे और वो हॉस्पिटल अब किसी उजाड़ पड़े खंडर से ज़्यादा भयानक लग रहा था, जहाँ चारों तरफ जली हुई लाशों की बदबू और गंदगी का ढेर दिखाई दे रहा था। तीनों वहाँ धीरे धीरे बेहोश होने लगे। इतने में वहाँ 3 पेशेंट जैसे दिखने वाले, जो शायद लगभग मरे हुए थे और ज़ॉम्बी की हालत में थे, कॉरिडोर से निकलकर उनकी तरफ धीरे धीरे आने लगे। उधर रत्ना मैडम को बच्चों के आने पर घबराहट होने लगी। उन्होंने अपने साथ आए हुए निकुंज सर को ये सारी बात बताई। निकुंज सर को भी अब तीनों की बहुत फिक्र होने लगी। उन्होंने रत्ना मैम को बाकी सारे बच्चों के साथ रहने के लिए कहा और खुद वहीं के एक ढाबे के काम करने वाले आदमी को लेकर उन्हें ढूंढने के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। कुछ दूर जाने पर उन्हें उस ढाबे वाले ने कहा कि उसे बाथरूम जाना है। वो कुछ दूर झाड़ियों में बाथरूम चला गया। बहुत वक्त गुजर गया लेकिन वो नहीं आया। वो जब झाड़ियों में गए तो वहाँ कोई भी नहीं था। उन्हें बहुत डर लगा, लेकिन उन्होंने बच्चों को और पूरी टीम को देखते हुए हिम्मत रखी। इधर वो तीनों उस खंडर नुमा हॉस्पिटल में अंदर भागे और एक कमरा खुला हुआ पाकर उसी में घुस गए। उन्होंने उसी कमरे में खुद को अंदर से लॉक कर लिया। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया, तब उन्होंने पाया कि जिस कमरे में वो घुसकर लॉक हो चुके थे, वो कोई और कमरा नहीं, इस हॉस्पिटल का मुर्दा घर था। अब तीनों की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। ऐसा हो रहा था कि मानो तीनों कहीं भाग भी नहीं सकते और रुक भी नहीं सकते। उन तीनों के दिल की धड़कनें 3 गुना ज़्यादा रफ्तार से दौड़ रही थीं। अचानक उन्हें अपने निकुंज सर की आवाज़ कहीं से सुनाई दी। वो तीनों दरवाजे पर ही थे। उन्होंने दरवाज़ा बहुत खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। उन्होंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो उन्हें एक रोशनदार नज़र आया। शायद आवाज़ भी वहीं से आई थी। उन्होंने वहाँ पर एक स्ट्रेचर देखा जो खाली लेकिन बहुत ज़्यादा जर्जर हालत में पड़ा हुआ था। वो तीनों किसी भी रिस्क के लिए अब तैयार थे। अचानक दिव्या ने कविता से कहा, तू इस स्ट्रेचर पर चढ़कर किसी तरह रोशनदान तक पहुंच। हम दोनों तेरे लिए सीढ़ी बनते हैं। घबराने और डरने से कुछ नहीं होगा। कविता ने शाइनी को
स्ट्रेचर में चढ़ने के लिए कहा। दिव्यम ने शाइनी को स्ट्रेचर पे चढ़ाया और खुद स्ट्रेचर को पकड़ लिया। अब कविता स्ट्रेचर पर चढ़ी और स्ट्रेचर से शाइनी के कंधे पर चढ़ी। किसी तरह वो रोशनदान तक पहुंच गई। रोशनदान से उसने निकुंज सर को आवाज लगानी शुरू की। पीछे से एक मुर्दा उठकर बैठ गया। क्योंकि ये बेसमेंट का हिस्सा था इसलिए ये अभी तक बचा हुआ था। वो मुर्दा धीरे धीरे उठकर चलने लगा। इतनी देर में निकुंज सर ने कविता की आवाज सुन ली और उसकी आवाज की तरफ शोर मचाते हुए आने लगे। वो आवाज की दीवार के पास आए। इतनी देर में वो मुर्दा दिव्यम के बेहद करीब आ चुका था। दिव्यम ने कविता से कहा कि वो स्ट्रेचर छोड़ रहा है, ग्रिल को पकड़े और लटक जाए। इतने में निकुंज सर बाहर आ चुके थे। उन्होंने कविता को ग्रिल पर देखा। वो हॉस्पिटल के सामने सीढ़ी ढूंढने निकल पड़े। उन्हें सीढ़ी मिल भी गई। वो सीढ़ी बहुत पुरानी थी। सीढ़ी को लेकर रोशनदान की तरफ भागे, लेकिन यहाँ से बाहर आना इतना आसान नहीं था। उधर दिव्यम के हाथ वहाँ पुराने पड़े स्ट्रेचर का एक जर्जर पैर आ गया। जैसे ही वो मुर्दा दिव्यम के पास पहुंचा, उसने घुमाकर उस पैर नुमा रॉड से उसके सर पे दे मारा। कुछ देर के लिए वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। शाइनी ने अपनी पूरी ताकत से दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुला। दिव्यम और शाइनी ने कविता को नीचे उतारा। अब कोई रास्ता ना पाकर निकुंज सर सीढ़ी पे खुद ही चढ़ गए और अपनी तरफ से उस रोशनदान की ग्रिल को हॉस्पिटल की तरफ धक्का देने लगे और गिराने की कोशिश करने लगे। वो ग्रिल कविता के लटकने से थोड़ी कमज़ोर भी हो गई थी। उधर मुर्दा घर के दरवाजे पर दरवाज़ा तेज़ी से पीटने की और कई लोगों के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। इतनी देर में ग्रिल हॉस्पिटल की तरफ गिर गई। स्ट्रेचर पर चढ़कर वो तीनों एक एक करके रोशनदान से बाहर आए। बाहर आने पर उन्हें उनके निकुंज सर वहीं खड़े मिले। वो कुछ नहीं बोले और तीनों को अपने पीछे चलने का इशारा करने लगे। थोड़ी दूरी पर उन्हें उनकी बस नजर आई, लेकिन अचानक उन्होंने जब पीछे देखा तो निकुंज सर वहां नहीं थे। वो कहाँ गए आज तक किसी को भी पता नहीं चला। थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे सुनने और सपोर्ट करने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब करते रहें।